सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत आप लोग के पवन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और इनको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो आज यहाँ पर पहला पार्ट हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? तो जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है वो जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं। अब आते हैं बाल्यावस्था पर। तो आपको मैंने कहा कि जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको हम कहते हैं शैशवावस्था। अब इसके बाद जो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की अवस्था होती है, जिसको हम 5 से 12 वर्ष भी मानते हैं, ये जो अवस्था होती है ये होती है बाल्यावस्था की। तो यहाँ पर देखिए, बाल्यावस्था को हम 6 से 12 वर्ष भी लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग माना है, लेकिन 6 से 12 वर्ष जो आपको देखने को मिलेगा ये मैक्सिमम जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। और 5 से 12 कहीं कहीं। तो बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? तो 6 से लेकर के 12 वर्ष तक भी याद रखिएगा, 5 से 12 वर्ष भी याद रखिएगा, लेकिन 6 से 12 वर्ष आपको ज्यादा जगहों पर आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको हम प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को माना जाता है? तो किशोरावस्था को। और किशोरावस्था को माना जाता है 12 से 18 वर्ष की आयु, जिसे हम जीवन का सबसे कठिन काल, सबसे ज्यादा संघर्ष बच्चा इसी में करता है। इसी अवस्था में बच्चा ये कंफ्यूज रहता है कि उसको किस दिशा में जाना है, जीवन में क्या करना है, अपने भविष्य को लेकर के, अपने व्यवसाय को चुनने को लेकर के बहुत परेशान रहता है। और हम और आप सभी लोग इस अवस्था से लगभग गुजर चुके हैं, तो हम सभी लोगों को पता है कि जो किशोरावस्था होती है ये सच में बहुत ही संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था होती है, जैसा कि स्टैनले हॉल ने कहा है अपनी परिभाषा में। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। शैशवावस्था कब से कब तक होती है? ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, जन्म से लेकर के जो 5 वर्ष तक की अवस्था होती है यही क्या होती है? शैशवावस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अल्प बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो ये 50 से 70 के मध्य होती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। मूर्ख बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 20 या 25 से 50 के मध्य, ठीक है, या 25 से 50 के मध्य भी आप कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 16 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? या फिर बुद्धि लब्धि का सूत्र बताइए। तो दोनों ही प्रश्नों का उत्तर एक में ही है। तो देखिए, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये यहाँ पर हो गया सूत्र आपको पता चल गया। अब यहाँ पर हम जो यहाँ पर डाटा पूछा है इसके बारे में बताएंगे। तो मानसिक आयु 16 वर्ष है, तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 यही होती है बुद्धि लब्धि। तो IQ बराबर मानसिक आयु 16 वर्ष है बटे वास्तविक आयु 10 वर्ष है और गुणे 100। तो यहाँ पर देखिए 10 से 100 का एक 0 कट गया और यहाँ पर कितना आ गया? 160। यानी कि ये बच्चा क्या है? प्रतिभाशाली या प्रखर बुद्धि का बालक है। प्रतिभाशाली बालक इसको हम कहेंगे, क्योंकि 140 से ऊपर की बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को हम क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? तो मैकडूगल ने जो मूल प्रवृत्तियां हैं, मैकडूगल ने ही बताया है कि 14 संवेग होते हैं। 14 संवेगों से ही 14 मूल प्रवृत्तियों का जन्म होता है, ठीक है। एग्जाम में पूछता है कभी कभी मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया है? तो किसने दिया है? मैकडूगल ने दिया है। माँ से मूल प्रवृत्ति और माँ से ही मैकडूगल, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल 14 मूल प्रवृत्तियां उन्होंने बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, यह कथन किसका है? तो यह कथन कॉल व ब्रूस का है, ठीक है। कॉल और ब्रूस ने कहा है कि जीवन का अनोखा काल होती है बाल्यावस्था। अनोखा काल क्यों? क्योंकि इसी अवस्था में बच्चा अपने आसपास की दुनिया में प्रवेश करता है, अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखता है, स्कूल जाना शुरू करता है, तो उसके फ्रेंड्स बनते हैं, उसकी जो दुनिया है वो वाकई में अनोखी लगती है उसको। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। प्रयत्न एवं भूल का अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर किया था। थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियम दिए हैं। कौन कौन से? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। तो ये भी आप याद रखिएगा। देखिए 2021 में ये सारे प्रश्न आप देख सकते हो पिछले ईयर्स में पूछे हुए हैं।
आप देखिए सारे के सारे प्रश्न आप देख रहे हो यहाँ पर सब एग्जाम में पूछे हुए हैं। इसीलिए मैं राजन सीरीज और पवन सीरीज दोनों के ही कंप्लीट सारे बहुविकल्पीय लघुत्तरी सारे विषयों का करवा देती हूँ कि आप लोग की जो तैयारी है फर्स्ट सेमेस्टर में वो बहुत अच्छे से हो पाए और आप लोग के जो मार्क्स है वो बहुत अच्छे आए। जब तैयारी अच्छी रहेगी तो आपको रिजल्ट भी अच्छा ही देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। किन्हीं दो व्यक्तित्व परीक्षणों के नाम बताइए। तो जीवन इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि। इसके अलावा टैट परीक्षण और कैट परीक्षण भी व्यक्तित्व परीक्षण ही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। सूझ तथा या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक के नाम बताइए। तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? कॉलर ने दिया था। कॉलर ने प्रयोग किस पर किया था? चिंपैंजी पर किया था, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था? सुल्तान रखा था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो 1879 में जर्मनी के मनोवैज्ञानिक डब्ल्यू वुंट ने की थी। एग्जाम में ये 2016 के यूपी टेट के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो प्रबलन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया है? हल ने किया है। तो प्रबलन का सिद्धांत हल ने दिया था, याद रखिएगा। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, इसको अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की अवधि कितनी मानी गई है? तो यहाँ पर आप देखिए जन्म से लेकर के 5 वर्ष या 6 वर्ष मानी गई है। यहाँ पर क्लियर बता दिया गया इस क्वेश्चन का आंसर कि जन्म से 5 वर्ष भी होता है और जन्म से 6 वर्ष भी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? तो पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतें या अभियोगिता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना ही क्या है? अधिगम स्थानांतरण है। यानी कि एक स्थिति में या एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान अगर दूसरे विषय में काम आ रहा है, जैसे जो हमने गणित में सीखा है, गणित में सीखा हुआ या मैथ में सीखा हुआ जो भी हमने जोड़ घटाना गुणा भाग सीखा था वो चीजें हमें काम आ रही हैं फिजिक्स में या भौतिक विज्ञान में। तो इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि हमने जो एक विषय में सीखा है वो दूसरे विषय में भी हमारे काम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इससे क्या होता है? अधिगम का स्थानांतरण होता है। जैसे अगर आपने साइकिल चलाना सीखा है तो आपके लिए स्कूटर चलाना या स्कूटी चलाना आसान है या फिर बाइक चलाना आसान है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन ने किया था, याद रखिएगा। या इसे हम द्विकारक सिद्धांत भी कहते हैं। बुद्धि का द्विकारक, आगे आप पढ़ोगे बहुविकल्पी प्रश्न अगर आपने पढ़ा है तो उसमें ये प्रश्न आपको मिला होगा। 2021 में ही पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18 है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है, यहाँ पर देखिए वुडवर्थ हो जाएगा। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कथन है वुडवर्थ का। क्वेश्चन नंबर 19 है। संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है, यह किसने कहा है? तो ये रॉस ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। किसी भी प्रकार के आदेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं, यह कथन किसका है? तो ये कथन जर्सील्ड का है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। किसने कहा है कि प्रेरणा व्यवहार को जागृत करने, क्रिया के विकास को संपोषित करने और क्रिया के तरीकों को नियमित करने की प्रक्रिया है? तो ये कहा है पीटी यंग ने। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में लाने की जो शक्ति हमें होती है उसी को स्मृति कहते हैं। स्मृति की ये परिभाषा किसने दी है? किसने दी है? राय बर्न ने दी है। अब क्वेश्चन नंबर 23 पर हम आते हैं कि ये किसका कथन है? विस्मृति का अर्थ है किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव या का स्मरण करने या पहले सीखे हुए किसी क्रिया को करने में असफलता। जैसे आपने कभी किसी को कोई बात बोली हो, आप भूल चुके हो, इंसान बार बार कह रहा है कि आप ही ने हमको ये बात बताई थी लेकिन आपको याद नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं विस्मृति। ठीक है, यानी कि आप फॉरगेट कर चुके हो, उस चीज को भूल चुके हो। तो ये परिभाषा है ड्रेबर की। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। संवेग का यह विचार किसका है? संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन, प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित होती है। तो ये कथन किसका है? ड्रेवर का है। किसका कथन है? ड्रेवर का। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। तर्क के संबंध में यह विचार किसका है? तर्क फलदायक या उत्पादक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए
पूर्व अनुभवों को नवीन रूप और तरीकों से पुनः संगठित या सम्मिलित किया जाता है। तो यह कथन है गेट्स व अन्य का। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसकी है? व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। और ये कथन आलपोर्ट का है और यही परिभाषा व्यक्तित्व की सबसे ज्यादा लोगों ने मान्य की है। तो ये आलपोर्ट की परिभाषा आपको याद ही होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन। गत्यात्मक शब्द आपको जहां भी दिखेगा आप समझ जाइएगा कि ये परिभाषा किसकी है? आलपोर्ट की है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। यह किसने कहा है? तो ये कहा है गेट्स व अन्य ने। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। समायोजन की यह परिभाषा किसकी है? समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। तो ये बोरिंग, लैंगफील्ड व वेल्ड की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। किसने कहा है? वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। तो ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। सीखने के क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशलताओं का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतः प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है। यह कथन किसका है? तो ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो ने सीखने के स्थानांतरण की परिभाषा बहुत ही आसान भाषा में दी है, इसको कोई भी समझ सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। बुद्धि परीक्षणों को मुख्यतः किन दो वर्गों में विभाजित किया गया है? तो बुद्धि परीक्षण आप सभी को पता है दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत और दूसरा होता है सामूहिक। तो पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामूहिक। व्यक्तिगत में एक एक व्यक्ति का होता है और सामूहिक में ढेर सारे व्यक्तियों का 2, 5, 10 का इस तरीके से ग्रुप होता है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। स्टैनफोर्ड बिने स्केल किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है? तो एक व्यक्तिक भाषात्मक यानी कि पढ़े लिखे लोगों का और इंडिविजुअल एक एक लोगों का परीक्षण होता है, यानी कि व्यक्तिक परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की मुख्य अवस्थाएं कितनी हैं? तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। सबसे पहला है संवेदी पेशी अवस्था या जिसे हम इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहते हैं, जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। फिर प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं और ये 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। फिर आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक होती है और लास्ट में आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक होती है। ठीक है, तो ये मुख्य 4 अवस्थाएं हैं जीन पियाजे की, मैंने पूरा क्लास में पढ़ाया भी है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। व्यक्तित्व की संक्षिप्त परिभाषा लिखिए। तो रैक्स के अनुसार व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का क्या है? संगठन है। 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है। व्यक्तित्व को मुख्य तौर पर कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी 3 भागों में युंग ने बांटा है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताइए। तो शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शक्तिहीन, दूसरा खिलाड़ी, तीसरा नाटा। क्वेश्चन नंबर 37 है। व्यक्तित्व मापन की विधियां कौन कौन सी हैं? तो आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, प्रक्षेपण विधि, ये सब क्या है? व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं। इसके अलावा प्रश्नावली विधि भी है। क्वेश्चन नंबर 38 है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आप सभी को पता है कौन है? जीन पियाजे हैं जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक वाइगोत्स्की हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग ने। किसने दिया था? कोहलबर्ग ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो पावलोव हैं, जिसे हम शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? कोहलर है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है? तो ये थॉर्नडाइक का है। क्वेश्चन नंबर 44 है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? स्किनर है, आप सभी को पता ही है।
क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी आपने देखा इस प्रश्न का उत्तर, तो हल ने दिया था प्रबलन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 46 है, चिंतन को परिभाषित कीजिए। तो गैरेट के अनुसार चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों, विचारों, प्रत्ययों का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, चिंतन के प्रकारों का नामोल्लेख करिए। तो प्रत्यक्षात्मक कल्पना, कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन और तार्किक चिंतन। क्वेश्चन नंबर 48 है, तर्क के प्रकार बताइए। तो आगमन तर्क और निगमन तर्क। तर्क दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, आगमन तर्क और निगमन तर्क। क्वेश्चन नंबर 49 है, निगमन तर्क से आप क्या समझते हैं? तो इस तर्क में व्यक्ति दूसरे के अनुभवों, विश्वासों या सिद्धांतों का प्रयोग करके सत्य का परीक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं और यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन ही हम पढ़ेंगे भी। तो तर्क विकास की विधियां बताइए। तो दृढ़ निश्चय, स्वाभाविकता का विकास, क्रमागत ज्ञान और सूझ शक्ति का प्रयोग। तो ये सभी चीजें जब हमारे अंदर होंगी, हमारे अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए, क्रमागत ज्ञान होना चाहिए किसी भी समस्या का तर्कपूर्ण हल ढूंढने के लिए, सूझ तो होना ही चाहिए, किसी भी समस्या का हल हम अपने सूझबूझ समझदारी से ही करते हैं, तो सूझ का होना भी हमारे अंदर बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको सारे विषयों के नोट्स, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ चाहिए, ये जो आप देख रहे हो सीरीज, ये पवन सीरीज है। राजन सीरीज के भी सारे प्रश्नों को मैं करवा चुकी हूँ, तो दोनों के ही प्रश्नों को आप देख सकते हैं और अच्छे से अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर हो और आप चाहते हैं कि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर लाएं, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। हमारे ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी। अस्तित्व एकेडमी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर हमने दे रखा है, इस पर आप कॉन्टेक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हैं ऐप के बारे में। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास को अपने कॉलेज फ्रेंड्स के ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने सारे के सारे क्लासेस को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगी, तो लिंक पर क्लिक करके आप सारे विषयों को देख पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।